हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबश्शिर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्ला ख़ान का सलाम कबूल कीजिए। आज जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके उस्मान मंज़ा में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर किए गए एक ऑपरेशन के दौरान फ़ौज और दहशतगर्दों में झड़प हुई, जिसमें 7 फ़ौजी शहीद हो चुके हैं और 5 दहशतगर्द मारे गए हैं। जो फ़ौज के ताल्लुकात आमा का इदारा है ISPR, उसके मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से किए गए ऑपरेशन का आगाज़ दहशतगर्दों की मौजूदगी के मुताल्लिक खुफिया इत्तला पर हुआ। अच्छा, ये तो ज़ाहिर है इसमें 7 फ़ौजी शहीद हुए हैं, बड़ा वाक़या है, मगर कुछ अरसे से तवातुर के साथ ऐसे वाक़यात हो रहे हैं, चाहे वो बलूचिस्तान हो या जो साबका कबायली इलाके हैं। मसलन गुज़िश्ता हफ्ते जो है इसी महीने जो है कोयटा के मस्तूंग रोड पर एक चेक पोस्ट के करीब ख़ुदकुश हमला हुआ, जिसमें फ्रंटियर कोर के 4 अहलकार शहीद हुए। और उसके अलावा गुज़िश्ता हफ्ते शुमाली वज़ीरिस्तान में देसी साख्ता एक बम धमाके में फ़ौज के 2 जवान शहीद हो गए। जब से तालिबान ने हुकूमत संभाली है अफ़गानिस्तान में, तो हम बारहा ये बात कहते रहे हैं, हमसे मुराद ज़ाहिर है हमारी हुकूमत भी और रियासत के जो TTP, क्योंकि इस सारे जो हमले हैं उनकी ज़िम्मेदारी तहरीक तालिबान पाकिस्तान कबूल कर रही है। तो हुकूमत का ये मानना है कि तालिबान जो है अफ़गान तालिबान शायद उनको वहाँ कंट्रोल करें और जो पहले एक नेक्सस था NDS का और इंडिया का, जिसके थ्रू ये अटैक्स होते थे, वो किसी तरीके से ब्रेक हो जाए। मगर मामला बाढ़ लग गई है खासी हद तक, तकरीबन 93% काम हो चुका है, 7-8% रह गई है, मगर फिर भी ये हमले क्यों हो रहे हैं? कुछ लोग कहते हैं क्योंकि स्लीपर सेल्स अभी भी मौजूद हैं, सपोर्ट बेस अफ़गानिस्तान में कुछ ना कुछ है। दाइश ने जो हमला किया था, आपको याद होगा गुज़िश्ता माह, उसमें भी ये बात आई कि दाइश की एक जगह मौजूदगी है पाकिस्तानी सरहद के नज़दीक। अच्छा, आप तो अभी बात कर रहे हैं ना कि अफ़गान तालिबान के काबिज़ होने के बाद का क्या हुआ। ये सिलसिला शुरू होता है 2018 से, जब TTP एक बार फिर रीयूनाइट होती है। नूर वली महसूद की साथ में वो होते हैं, फिर उसके 2020 में ये रीयूनाइशन होती है। अगर आप ग्राफ देखें 2019 में कुल अगर हम दहशतगर्द हमलों में देखें जहाँ पर सिक्योरिटी के अहलकार शहीद हुए हैं, तो 137 अहलकार शहीद हुए थे। 2019 की मैं बात कर रहा हूँ। जब आप 2020 तक आते हैं, ये तादाद 178 तक पहुँच जाती है। अब हम हैं 2021 में, और अब तक, और इसमें अभी ये ऐड नहीं किया, 134, इसको आप ऐड कर दें तो 140 से ज़ायद चला जाता है। और अभी हम सितंबर के माह और मुसलसल हो रहे, कोई नहीं, जो है कोई ब्रेक ऐसा नहीं गुजरता कि जब ऐसे हमले ना हुए हों। और आपको याद होगा साबका कबायली इलाकों में बहुत तवातुर के साथ ये बात कही जा रही थी कि वहाँ जो है तालिबान जो है वो रीग्रुप हो रहे हैं और उनका कुछ किया जाए। यकीनन हुकूमत के नोटिस में भी ये बात होगी। इस सारे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ एजाज़ सैयद मौजूद हैं, जो कवर करते हैं। इन्होंने पाकिस्तान की दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग को भी कवर किया, इंटीरियर मिनिस्ट्री भी कवर करते हैं। तो एजाज़, वेलकम टू द शो। ये बताइए कि ये जो हमलों में तेज़ी आई है, इसकी वजह क्या है? क्या अभी भी कोई रास्ता खुला हुआ है अफ़गानिस्तान से, या जो ये रीग्रुप हो रहे हैं वो क्या मसला है? बशीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जो कालदम तरीके तालिबान पाकिस्तान की जो पाकिस्तान के इलाकों के अंदर कार्रवाई का मामला है, वो TTP और जो तालिबान है उनके साथ बाहमी मोहब्बत है, उनसे जुड़ा हुआ है। TTP अफगानिस्तान के इलाकों में भी है, और सबसे अहम बात यह है कि TTP का जब भी कोई नया अमीर नामजद होता है या वो सेलेक्ट किया जाता है, तो उस अमीर की जिम्मेदारी होती है कि वो जो तालिबान है अफगानिस्तान के, उनके अमीर से बैत की है। एक चीज़ भी मौजूद है। दूसरी बात यह है कि जब तालिबान के पास लोग रेफ्यूजीज की शक्ल में या किसी भी शक्ल में पाकिस्तान के इलाकों में आते हैं, तो उनमें आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन तालिबान है और कौन TTP, कौन अफगान तालिबान है और कौन TTP से ताल्लुक रखता है, क्योंकि जाहिर है दोनों ये भी एक होते हैं, दोनों की जो लैंग्वेज एक होती है, इसलिए आप उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। जो हालिया इंक्रीज हुआ है अफगान तालिबान की जो पावर में अफगानिस्तान की हुकूमत उनके पास गई है, तो उनका जो अरूज है अफगानिस्तान के अंदर,
टीटीपी के अरूज के साथ इससे जुड़ा हुआ है। तो टीटीपी उनसे पावर लेती है, जो सेफ हेवन्स कह लें, तो टीटीपी उन्हीं इलाकों में मौजूद है जहां पर जो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है। और जब अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ने मुख्तलिफ सूबों को कंट्रोल करना शुरू किया, तो आप इन तारीखों को लीजिए, अप्रैल से अब तक। अप्रैल में उधर अफगान तालिबान ने जो अफगान हुकूमत का आगाज किया था, तो यहाँ पर अप्रैल से ऑनवर्ड अगर आप देखना शुरू करें भी हुई है। तो ये जो दोनों चीजें हैं ये काफी आप में। तो ये मुझे बताइए कि मसलन जनूबी वज़ीरिस्तान की अगर मिसाल ले लें तो कहा यह जा रहा था कि ये इलाका टोटली क्लियर्ड है और यहाँ पर ज़्यादा जो हमले हैं अब उनमें वो सकत नहीं रही है, और शुमाली वज़ीरिस्तान का मसला बहरहाल वहाँ से आगे तक जो है बॉर्डर तक वो खासा वहाँ पर अभी भी कार्रवाइयाँ चल रही हैं। तो अब अगर ये हमले जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं और ऐसे इलाकों में जो क्लियर कर लिए गए हैं, तो इसको किस तरह से काउंटर करे हुकूमत? मशहूर साहब, बात यह है कि इलाका क्लियर कर देने का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे मिलिटेंट दोबारा नहीं आ सकता, या वहाँ पे वो मिलिटेंट जो मिलिटेंट्स की सपोर्ट रखता है और वहाँ पर आम लोगों में घुला मिला है वो खत्म हो गया। वो लोग तो उधर ही मौजूद रहते हैं, या अगर वो सरहद पार भी कर जाते हैं तो वो वापस भी आ जाते हैं। तो ये जो क्लियर इलाका कर जाने का क्लेम होता है वो बिल्कुल ठीक होता है अपनी जगह पर, शायद एक वक्त तक के लिए वो दुरुस्त होता है, लेकिन आप उसे मुस्तकिल तौर पे क्लियर नहीं कह सकते अनटिल और अनलेस कि आपकी विजिलेंस इतनी ज्यादा हो। और हर जगह और हर इलाके पर विजिलेंस रखना, हर इलाके को हर वक्त मॉनिटर करना, ये भी बड़ा एक मुश्किल काम है। लेकिन ये हकीकत है कि कुछ वक्त के लिए बाज इलाके जब हमारी फोर्सेस ने कार्रवाइयां की तो क्लियर हुए थे। इनका जो क्लेम है वो इतना गलत नहीं था, लेकिन उस क्लेम को परमानेंट बुनियाद बना लेना वो मेरे ख्याल में दुरुस्त नहीं है। वो कोई भी बुनियाद बनाए, क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है टीटीपी, ये लिंक्ड है, इसके जो टेंटेकल्स हैं वो जुड़े हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, सोसाइटी के अंदर भी और अफगानिस्तान के अंदर भी। जी, मैं यही बात कर रहा था। आप अभी अफ़गानिस्तान भी होकर के आए हैं और वहाँ जो पाकिस्तान का कंसर्न है, बारहा अफ़गान तालिबान से इस बात की डिमांड की जाती रही है कि वो रोकें, और उन्होंने कहा भी है ऑफिशियली कि जी हम इंश्योर करेंगे कि अफ़गानिस्तान की ज़मीन जो है पाकिस्तान के ऊपर अंदर जो हमले होते हैं उसमें इस्तेमाल ना हो। तो आपको लगता है कि अफ़गान तालिबान ने किसी हद तक कुछ कंट्रोल किया है? ये खबरें कल भी आई थी कि कंधार से कोई ट्रक जो है वो तालिबान ने पकड़ा है असलहे से भरा, जो कि पाकिस्तान की तरफ जा रहा था। तो ये सारी सूरत हाल में आप क्या समझते हैं कि जो अफ़गान तालिबान है वो उन्होंने कंट्रोल किया है? जी, अफगान तालिबान ने तो कल ही नहीं, इससे पहले भी 4 के करीब ट्रक पकड़े थे जो पाकिस्तान की तरफ आ रहे थे। लेकिन अफगान तालिबान एक मामले में बड़े क्लियर है, वो ये है कि वो कहते हैं कि हम अपनी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, ना पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने देंगे। लेकिन एट द सेम टाइम वो ये भी कहते हैं इसी सांस में कि अगर सरहदी इलाकों में कोई कार्रवाई होती है तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते। यानी कि वो सर्दी इलाकों के मामले को पाकिस्तान का मामला नहीं समझते। मेरी इस हवाले से मुतअद्दिद उनके लीडर से बात हुई है। तमाम लीडर्स का इस हवाले से बड़ा क्लियर स्टैंड है। एक तो ये है कि वो टीटीपी को कंडेम नहीं करते, दूसरा ये है कि वो ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई नहीं होने देंगे, वो उस पर बिल्कुल क्लियर करते हैं। लेकिन वो जब सरहदी इलाकों की बात होती है तो फिर उस पर सरहदी इलाकों की जरा वजाहत कर दें आप। फाटा से, साबिक फाटा से मुराद है सरहदी इलाके? वसत साहब, जब हम सरहदी इलाकों की बात करते हैं तो ड्यूरन लाइन के इर्द गिर्द का इलाका, फाटा की बात कर रहे हैं ना, फाटा की साबिक कबायली इलाके। जी, मैं जो पाकिस्तानी सरहद है फाटा के इलाके की बात कर रहा हूँ। और यही वो मामला है जिसके ऊपर उनका मौकफ, जो तालिबान है उनका मौकफ और जो पुरानी रजीम थी अशरफ गनी की रजीम, इन दोनों रजीम्स का मौकफ बिल्कुल यकसन। तकरीबन हर एक अफगान हुकूमत का जो मौकफ रहा है, आप वही कहना चाह रहे हैं ना कि जी ये डिस्प्यूटेड ही है। अच्छा, इसके अंदर एक और लूप होल मिलता है अफगान तालिबान को, और एजाज मैं आपके भी इस पे ओपिनियन चाहूँगा। कुछ यही बातें हो रही थी कि
बिल्कुल उन्होंने कह दिया कि जी हम अपनी सरजमीन को इस्तेमाल नहीं होने देंगे। सरहदी इलाकों की बात को एक सेकंड के लिए साइड पर रखते हैं। यहाँ पर अगर हमला होता है जैसे ये हुआ है, इससे पहले हुआ है, ठीक है, ये तो चले सिक्योरिटी फोर्सेस ने रेड किया था, नहीं हमला नहीं था। वो कहेंगे कि जी हमारी सरजमीन तो इस्तेमाल नहीं हो रही, ये तो आपकी सरजमीन पे हो रहे हैं, मतलब कि आपके मकामी लोग या जो स्लीपर सेल्स है वो पहले से वहाँ से ही मौजूद थे, ये मिल गया वन लूप होल। अगर आप इसके जवाब में शायद कहें कि जी लेकिन प्लानिंग तो अब क्या ही हो रही है ना, तो एक तरह से तो आपकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। इसका एक बड़ा आसान जवाब है आपके पास, उनके पास, कि सर इसका क्या सबूत है कि ये वहां पर आपकी मुकामी प्लानिंग नहीं हुई थी। तो ये दो लूप होल्स है ना जो चीजें, और ये जो दूसरा लूप होल है ना, ये इस लिहाज से इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा है कि पिछले 20 साल में अब तुम पाकिस्तान की जगह अमेरिका को रख लो और तालिबान की जगह पाकिस्तान को रख लो, अफगान तालिबान की जगह। अमेरिका इनसे कहता रहा कि जी आप अपनी सरहद पार से हमले बंद कराएं, तो इन्होंने कहा हमारी तरफ से तो कोई नहीं जा रहा है। तो उन्होंने कहा मगर प्लानिंग तो आप क्या हो रही है, तो इन्होंने कहा सबूत दें। तो अब कैरेक्टर चेंज हो गया है। अब पाकिस्तान जो है वो तालिबान से डू मोर की बात कर रहा है और तालिबान वो कह रहे हैं जो अब तक पाकिस्तान कहता आया कि जी प्लानिंग का हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आजमाइश इसलिए है अब ज़्यादा कि अब तक तो आप NDS और रॉबे लगा देते थे, वहाँ से तो हिंदुस्तान का पत्ता साफ हो गया ना। दूसरी बात यह है कि जिन इलाकों में TTP है, सरहदी जो अफ़गान सूबे हैं, वो उन पे काबुल हुकूमत का जो कंट्रोल है पिछले 20 साल में, उसकी वजह अफ़गान तालिबान का कंट्रोल ज़्यादा रहा है। देही इलाके हैं ना, और शहरों में तो नहीं ज़ाहिर रहेंगे ना, ट्रेनिंग कैंप्स तो बाहर ही होते हैं। तो रिवायती तौर पे ये तालिबान के हल्का असर में ये इलाके थे जहाँ TTP और दीगर तंजीमें जो हैं शेल्टर ली गई होंगी। तो अब मसला ये है कि जब वो जो 2 तंजीमें थीं जिन पे पूरा जाता था ट्रेनिंग का और फाइनेंस का, वो तो हो गई ख़त्म। तो अब ये जो हमले हैं ये कौन स्पॉन्सर कर रहा है, क्यों स्पॉन्सर हो रहे हैं? अब मसला इससे भी ख़तरनाक ये है कि हल्फ का जो TTP है, हाँ, उसने हमेशा जो भी तालिबान, अफ़गान तालिबान का जो भी अमीर बना है, मुल्ला उमर से लेके और अब तक मुल्ला हिब्तुल्लाह तक, उनसे अलल ऐलान कहा है कि हम उनका हल्फ में हैं। जी अच्छा, ट्राइबल माशरे में हल्फ तोड़ना इससे बड़ी कोई बात नहीं है। 2001 में पूरा मुल्क गवा दिया था तालिबान ने, लेकिन हल्फ की वजह से उसने उसामा बिन लादेन को हवाले नहीं किया था। ठीक है, हल्फ की ये अहमियत होती है। तो अब इससे बैकआउट करना किसी भी एक फरीक का, और पाकिस्तान जो चाहता है, मतलब पाकिस्तान अशरफ गनी से चाहता था जी फला फला आदमी हमारे हवाले किया जाए, क्या ये अफ़गान तालिबान की एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये मुतालबा करेंगे? इसलिए कि अब तक जो शाह महमूद कुरैशी का मौक़िफ़ जो मैं देख रहा हूँ वो ये है कि हम उनसे ये कह रहे हैं कि आप कंट्रोल करें, हवाले करने वाला फ़िलहाल सिलसिला नहीं है। और साथ में वो जो माफ़ी का इंसेंटिव डाला है प्रेसिडेंट अलवी से लेके और शाह महमूद तक, अच्छा वो भी एक स्टैंडर्ड माफ़ीनामा है कि जी अगर आप आइन की पासदारी करते हैं और ये करते हैं वो करते हैं तो हम माफ़ करने को तैयार हैं। वो इंडिविजुअल्स के लिए भी है। एजाज से जो आपने भी सवाल, एजाज कोई लिंक है अफ़गान तालिबान और TTP का इस वक्त जो यहाँ हमले हो रहे हैं, या आपको लगता है कि बिल्कुल ये वो पंजाबी तालिबान और वो जो दूसरे फैक्शन से वो ये सब कुछ कर रहे हैं? मेरे ख्याल में अभी कोई ऐसा लिंक विजिबल नजर तो नहीं आया कि अफगान तालिबान पाकिस्तान में TTP के साथ हमलों में मुलविस हो। अगर कहीं पे कोई हुआ भी तो कोई बहुत ही निचले लेवल पे होगा, क्योंकि अफगान तालिबान इस वक्त मसरूफ हैं अपने मुल्क में गवर्नेंस के हवाले से। वहाँ पे बहुत बड़ा इशू गवर्नेंस का एक बना हुआ है। उनके पास अफरादी कुव्वत बड़ी कम है जो उनके मुख्तलिफ इदारों को संभाल ले, तो उनकी ज़्यादा तवज्जो उस तरफ है। और वैसे भी वो पाकिस्तान के हवाले से एक क्लियर मौक़िफ़ इख्तियार कर चुके हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान के बारे में बल्कि अपने पड़ोसी ममालिक के हवाले से भी उन्होंने एक क्लियर स्टैंड दिया है कि वो उनको किसी किस्म की नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। ये अलग बात है कि जो तंजीमें या जिन तंजीमों के ऊपर इल्जाम आता रहा है, मिसाल के तौर पे TTP जिसके ऊपर पाकिस्तान का कंसर्न है, ETIM जिसके ऊपर चाइना का कंसर्न है, उस ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट चाइना वाली, फिर जो उज़्बेकिस्तान की है इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान, इस तरह की और तंजीमें, अलकायदा हो गई या दीगर तंजीमें हो गई, इनकी मौजूदगी वहां पे क्लियर है। ये वो तंजीमें हैं TTP में
ये वो तंजीमें हैं TTP समेत जो तालिबान के साथ मिलकर अशरफ गनी जो पुरानी रजीम है उनके खिलाफ लड़ते रहे हैं। और इस वक्त आज अगर जो अफगान तालिबान इक़्तिदार में आए हैं तो इन तंजीमों का और इन साथियों का बड़ा किरदार है। लेकिन एक सवाल जो सबसे अहम है और सारी दुनिया उसका जवाब जानना चाहती है और शायद वक्त ही देगा उसका जवाब, कि क्या तालिबान की इतनी कैपेसिटी होगी कि वो इन तंजीमों और इनके जो कारकुन हैं उनको कंट्रोल कर सकें कि वो किसी पड़ोसी मुल्क को या किसी बैनुल-अक़वामी सतह पर किसी किस्म की दहशतगर्दी की कार्रवाई में मुलव्वस ना हो। ये एक बड़ा सवाल, $1 मिलियन क्वेश्चन है। और बिल्कुल देखिए अगेन ये बड़ा घिसा पिटा किस्म का जुमला है कि ये वाले वक्त ही बताएगा, लेकिन आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि अगर हम ये आर्ग्यूमेंट बाय करें कि इस वक्त तालिबान कंसोलिडेशन फेज में है, जो वो है ये रियायत तो और बिल्कुल, और अपनी जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं जो ज्यादा मिलिटेंट हैं, जो कम मिलिटेंट है, मैं ये नहीं कहूँगा नॉन मिलिटेंट, जाहिर है मिलिटेंट ग्रुप ही है, उनको भी बैलेंस करके रखना है। तो ये जो डिमांड्स हैं, अगर वो एक्चुअली इनको फुलफिल करना भी चाहते हैं, इनका सबूत आपको 6 महीने साल बाद मिलेगा, इससे पहले भी। बहुत शुक्रिया एजाज हमसे बात करने का। यहाँ पर नाज़रीन एक वक्फे का वक्त हुआ है, बाद में आते हैं। सिंगल नेशनल करिकुलम, नाम तो सुना होगा आपने। बहुत डिबेट हुई है सिंगल नेशनल करिकुलम पे, जो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर इस तरह का जो मौजू होता है जिस पे जो पूरी जो कौम पर जो असरअंदाज होता है, इस पर डिबेट होनी चाहिए, गुफ्तगू होनी चाहिए, तबादला ख्याल होनी चाहिए। बदकिस्मती से हमारे यहाँ डिबेट क्या होती है कि कोई एक तस्वीर ले लेता है, वो एक तस्वीर फिर सोशल मीडिया पर पोस्ट हो जाती है, ट्वीट हो जाती है, और उसके नीचे कमेंट्स और रिप्लाइज में अगर तूफान बदतमीज़ी ना हो तो कोई ना कोई उस एक तस्वीर की बुनियाद पर एक पूरा PhD थीसिस लिख देता है। इसका असर ये होता है कि जो असल डिबेट होती है, जो असल कंटेंट होती है, वो अक्सर हमारी नज़रों से फिर हट ही जाता है। या तो फिर कोई एक क्लिप आ जाती है कि कोई साहब कह रहे हैं कि जी ये अब सारे ख़वातीन बुर्के पहन रही हैं और उनकी वजह से ये हो रहा है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगेन पॉइंट इज़ कि वो क्लिप वायरल तो बड़ी जाती है लेकिन कुछ हासिल नहीं होता। अब हमने भी बहुत चाहा है कि हम सिंगल नेशनल करिकुलम पर बात करें, लेकिन मसला हमारा क्या था कि हमने सारी किताबें उसकी नहीं पढ़ी, जो लेट्स बी क्लियर अबाउट इट। और इस तरह का तज्जिया जो सिर्फ एक पैराग्राफ पर बेस्ड हो या एक तस्वीर पर बेस्ड हो, ये शायद कोई इतनी अच्छी बात नहीं है। तो आज एक बोलो जवान एक ऑनलाइन मैगज़ीन है जिसकी फाउंडर अरीबा शाहिद और आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं पाकिस्तान यूथ चेंज एडवोकेट्स की। मैं थोड़ी सी तफसील में बता देता हूँ। ये एक एजुकेशनल एडवोकेसी का एक NGO है, काफ़ी इनके तबादला ख्याल भी चल रहा होता है, पार्लियामेंटेरियंस के साथ अपनी इनपुट्स भी दे रही होती हैं, और मलाना फ़ंड के एजुकेशन चैम्पियंस में भी आप शामिल हैं। तो अरीबा शाहिद साहिबा ने एक ब्लॉग लिखा, तमाम या कम अज़ कम ज़्यादातर जो SNC की किताबें हैं जो इस निसाब में जो शामिल हो रही हैं, उनको पढ़ने के बाद तो इस्लामियात और उर्दू के सिर्फ मैं ख्याल है कि इस्लामियात और उर्दू की अरीबा हमारे साथ है, उनसे खुद ही पूछ लेती हैं। अस्सलाम वालेकुम अरीबा साहिबा, आपने जो किताबें पढ़ी हैं उसमें से आपने सारी पढ़ी हैं या कुछ आपसे मिस भी हो गई हैं इसमें से? अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। मैंने इस्लामियात और उर्दू की किताबें हरगिज़ नहीं पढ़ी, सो वट एवर कॉमेंट आई मेड इन द ब्लॉग एंड वट एवर आई वुड हैव टू से अभी, वो सारी बातें इस्लामियात और उर्दू की किताबों के अलावा होंगी। ठीक है। अच्छा, इंग्लिश, मैथ्स, जनरल नॉलेज, सोशल स्टडीज़ ये पढ़ी हैं आप? हाँ, ये पढ़ ली जी। और जाहिर है अरीबा आप देख रही होती हैं कि किस तरह की जो डिबेट, मैं नहीं कहूँगा झगड़े चल रहे होते हैं सोशल मीडिया पर। तो अभी पहला तो देखें सवाल ये है आपसे, और एक्चुअली इट्स एन ऑब्जर्वेशन, कि हम इस निसाब को और इस निसाब की किताबों को हम आइसोलेशन में नहीं देख सकते। हमें पहले देखना होगा कि इससे पहले की जो किताबें थी उनका क्या म्यार था, उसमें क्या सबक सिखाने की कोशिश की जा रही थी, और इसमें क्या डिफरेंस है। तो जब आपने ये शुरू किया ये काम और आपने बैठ के ये सारी पढ़ी, आपको क्या नज़र आ रहा है, क्या क्या फ़र्क? जी बिल्कुल ठीक है ज़रार साहब। आई थिंक अगर हम लोग पहली किताबों के साथ इसका कंपैरिजन करें तो बहुत सारी स्टडीज़ मौजूद हैं, यूनेस्को की सैंक्शन की हुई स्टडीज़ मौजूद हैं, और
नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की स्टडीज़ की भी मौजूद हैं, जिनकी सीधा फाइंडिंग्स पे अगर हम बात करें तो करिकुलम एंड फॉर द लास्ट 2 to 3 डेकेड्स जो करिकुलम में जब भी चेंजेस आए हैं तो वो अनफॉर्चुनेटली प्रोग्रेसिवली बुरा ही होता गया, बदतर से बदतर होता गया। सो वायलेंट होता गया। हमने बच्चों को बेइंतहा तशद्दुद पढ़ाया है अपने करिकुलम के थ्रू। हमने बच्चों को तफरीक करना सिखाया है मज़हब की बिना पे, रंग की बिना पे, एथनिसिटी की बिना पे, फ़िरकों की बिना पे। और हमने बच्चों को बहुत खूबसूरती के साथ सिखाया है कि कुछ सर्टन सेट जेंडर रोल्स हैं जिसमें लड़के और लड़कियां जो हैं वो बंद हैं और उनको उन्हीं में बंद रहना चाहिए, उन्हीं खुजों में, राइट। एंड इफ वी मेक अ कंपैरिजन विद द करंट करिकुलम, जितना मैंने पढ़ा है उसमें जनरल नॉलेज की किताबें हैं, उसमें जनरल साइंस है, सोशल स्टडीज़ की किताबें हैं, इंग्लिश की किताबें हैं, मैथ्स की किताबें हैं। आई फील फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जहाँ पे हम रिलीजियस डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम एथनिक डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, तो दीज बुक्स आर मोस्ट सर्टनली एन इम्प्रूवमेंट ऑन व्हाट आवर चिल्ड्रन हैव बीन टॉट। पहले से बेहतर है। बिल्कुल अच्छा, बेहतर। वो कैसे? बिल्कुल, वो इस तरह से बेहतर है कि देखिए आज से पहले सबसे अहम बात, एक लड़ाई जो एक ज़माने से चली आ रही है कि जो बच्चा या बच्ची मुसलमान नहीं है वो इंग्लिश में भी, और ये जो हम बात कर रहे हैं कि देखिए इंग्लिश की किताब में जो पंजाब टेक्स्ट बुक की किताब है उसके अंदर इस्लामिक कंटेंट से रिलेटेड चैप्टर क्यों है, राइट। पहले भी था, पहले भी थे, और पहले कहीं किताबों में ये वाज़े इंस्ट्रक्शन टेक्स्ट बुक के ऊपर नहीं लिखी हुई थी फॉर टीचर्स, एंड देन ऑब्वियसली वो टेक्स्ट बुक प्राइमरीली तो बच्चा या बच्चियां पढ़ रहे हैं ना, सो इट हैज़ दैट सबलिमिनल इम्पैक्ट ऑन देयर वर्ल्ड व्यू एज वेल, कि अगर आपकी क्लास में स्टूडेंट माइनॉरिटी रिलीजन से उनका ताल्लुक है, वो मुसलमान नहीं है, तो आप उनको ये चैप्टर नहीं पढ़ाएंगे। एंड आई थिंक दिस इज अ ह्यूज स्टेप इन द राइट डायरेक्शन कि ये जो एक बहस है, एक बहुत अहम लड़ाई थी, और मुझे लगता है दिस इज अ ह्यूज विन कि ना सिर्फ वो इंस्ट्रक्शन जो है वो कहीं सरकारी कागजों में नहीं है, वो हमारी टेक्स्ट बुक्स पे इतनी बड़ी बड़ी उस चैप्टर पे लिखी हुई है कि ये चैप्टर नहीं पढ़ाएंगे हम उन बच्चों को जबरदस्ती, they will not be compelled। इसी तरह से अरीबा, सॉरी आपकी मैं बात काट रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक वक्फा लेने के बाद वी पिक अप द डिस्कशन फ्रॉम हियर। वेलकम बैक। मौजू है यकसां कौमी निसाब और उस पर होने वाला मुबाहिसा। मैंने एक तस्वीर देखी थी और मुझे बहुत खुशी हुई। 1953 का सरकारी छुट्टियों का कैलेंडर था, उसमें क्रिसमस के लिए 1 हफ्ते की सरकारी छुट्टियां उस ज़माने में होती थी, होली के लिए, दिवाली के लिए, बैसाखी के लिए, दुशहरे के लिए, ईस्टर के लिए, ये सरकारी हुकूमत पाकिस्तान की छुट्टियां होती थी, और रफ्ता रफ्ता वो कैलेंडर से गायब होती चली गई। ठीक है, और फिर हम जाहिर है कि उस दौर में दाखिल हो गए 1978 के बाद के, The rest is history। कि अब सिर्फ आपको पता है कि एक ही जो अक्सरियती हम मुसलमान हैं उन्हीं के बारे में छाया हुआ था पूरे निसाब में। अच्छा, ये जो मैंने अरीबा का ये जो ब्लॉग पढ़ा तो मुझे उससे अंदाज़ा हुआ कि जनरल नॉलेज की जो जिसे वाक़फ़ियत आम्मा कहते हैं उसकी जो किताब है उसमें बैसाखी का, क्रिसमस का और होली का, ईद उल फितर के साथ साथ तस्करा है। फिर एक सवाल भी है बच्चों से कि क्या आप जानते हैं कि सिख मज़हब के बानी गुरु नानक पंजाब में पैदा हुए। इससे मुझे हुआ कि यार थोड़ा सा तब्दीली है। फिर आगे इन्हीं के ब्लॉग में मैंने देखा कि वाक़फ़ियत आम्मा में जो क्लास अव्वल के लिए है उसमें लिखा है कि मस्जिद एक पाक जगह है, आपको उसका एहतराम करना चाहिए। फिर आगे कि क्या आपके इलाके में किसी दूसरे मज़हब के लोगों की इबादतगाह है, हमें तमाम मज़ाहिब की इबादतगाहों का लिहाज करना चाहिए। अच्छा, इस पे अरीबा ने कहा कि
आप अगर मस्जिद का एहतराम का जुमला लिख रहे हैं कि मस्जिद का एहतराम करना चाहिए, तो दीगर मज़ाहिब की इबादतगाहों का लिहाज की बजाय वहाँ भी एहतराम हो तो ज़्यादा अच्छा है, और नेक्स्ट एडिशन में शायद हो जाएगा। तो इस तरह की बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस हैं। अरीबा, और एक जो आपने रेफरेंस दिया है वो गालिबन इंग्लिश की किताब का है, एक पैरा जो कि पूरा समेट लेता है कि बेसिकली नीयत क्या है सिंगल नेशनल करिकुलम के पीछे। हसन वाला जो पैराग्राफ है, जो हसन इस्लामाबाद में रहता है, ये अंग्रेज़ी से है ना आपका? अंग्रेज़ी की किताब, ये सोशल स्टडीज़ की किताब, सोशल स्टडीज़ की। हाँ, हसन इस्लामाबाद में रहता है। हसन की दोस्ती माइकल, अंजलि, हरजीत सिंह और चुआंग से है। ईद के दिन हसन के दोस्त उसके घर आते हैं और हसन क्रिसमस, दिवाली, बैसाखी के मौके पे उनके घर जाके मुबारकबाद देता है। हर कोई एक दूसरे की खुशियों में शरीक होता है और एक दूसरे की मदद करता है। इस्लामाबाद की तरह दीगर शहरों और दुनिया के दूसरे इलाकों में भी मुख्तलिफ नस्ल, अक़ीदे और ज़बानें बोलने वाले हम आहंगी के साथ रहते हैं। इससे मुल्क की खुशहाली और भाईचारे की फ़ज़ा फ़रोग़ पाती है। सही है, तो ये है, और क्या चाहिए यार आपको? तो मैं अब जेंडर की तरफ मेरे ख्याल में आ जाए, एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा अरीबा इसमें कही गई वो ये कि यहाँ पर जो हमारे माशरे का अक्स है कि मर्दों के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़, और जो ख़ुद आपने भी कहा कि उनको डब्बों में बंद किया हुआ है कि मर्द का जो काम है वो एक सेट है और ख़वातीन का काम एक सेट है, जबकि माशरा या ज़िंदगी आगे बढ़ चुकी है जहाँ सब ने मिलकर काम करना है। तो उस हवाले से भी हम जानना चाहते हैं कि क्या आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं? देखिए, ये फीडबैक हमने डॉक्टर मरियम चुगताई को भी दी है। जो फेयर बात है और जो अच्छी बात है करिकुलम की वो ये है कि अगर हम इसको पिछले करिकुलम्स के साथ इसको कंपेयर करें तो 2006 का जो में जो एक यूनेस्को ने एक बड़ी स्टडी करवाई थी, तकरीबन 194 टेक्स्ट बुक्स को बहुत थॉरली रिव्यू किया गया था अक्रॉस एवरी रीजन ऑफ द कंट्री, एंड व्हाट द स्टडी फाउंड वाज दैट जो ओवरऑल पर्सनालिटीज़ की जब बात आती थी तो सिर्फ 21% रिप्रेजेंटेशन औरतों की थी। इसी तरह यूनेस्को की एक और स्टडी 2009 की थी गालिबन, उसमें जब उन्होंने इलस्ट्रेशंस का कंपैरिजन किया तो ये देखा कि सिर्फ 7% इलस्ट्रेशंस जो हैं वो लड़कियों को रिप्रेजेंट कर रही हैं। सो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज़ दैट इवन दो 50-50 रिप्रेजेंटेशन इलस्ट्रेशंस में या जहाँ पर्सनालिटीज़ की बात हो रही है अभी भी ख़वातीन और लड़कियों की नहीं है, लेकिन रेशो बड़ा है। और मुझे रेशो से ज़्यादा जो चीज़ देख के खुशी हुई है, जो जिस तरह से डिपिक्ट किया गया है लड़कियों को, वो जो एक रवैये में चेंज है वो बहुत ऑब्वियसली नज़र आ रहा है। सो यू नो, एक मसलन बच्चियाँ पढ़ भी रही हैं, बच्चियाँ भाग भी रही हैं, सना मीर की तस्वीर भी है तो वो दिखा रही है कि लड़कियां क्रिकेटर भी हो सकती हैं, फीमेल पायलट्स की रिप्रेजेंटेशन भी है, पाकिस्तानी फीमेल पायलट्स की। सो यू नो, पाकिस्तानी चिल्ड्रन हैव स्ट्रॉन्ग फीमेल रोल मॉडल्स टू फाइनली लुक अप टू। अच्छा अरीबा, इसमें यहाँ पे सॉरी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी, वसत बता रहे थे बच्चा जो है वो मैथ वाली प्रॉब्लम है। हाँ, ये जरा अच्छा, इसी में फिर बच्चा लड़का जो है बच्चा फुटबॉल खेल रहा है और बच्ची उसके बिल्कुल मुकाबिल बैडमिंटन खेल रही है, और फिर उसी में है कि मेरा नाम सीमा है, मैं 6 साल की हूँ, मुझे हॉकी खेलना अच्छा लगता है। कौन कह रहा है? सीमा कह रही है, अशफाक नहीं कह रहा, सीमा कह रही है। अच्छा, मैथ्स में जैसे जेंडर का नाम बच्चा भी हो सकता था, लेकिन मैथ्स में यह है कि राबिया ने पार्क का चक्कर लगाया तो 2.5 किलोमीटर फासला तय किया। अगर राबिया 3 चक्कर लगाए तो कितना फासला तय करेगी? हो सकता था। तो हम अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली बच्चों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दोनों बच्चे, लड़की हो या लड़का हो, वो ये काम कर सकते हैं, पार्क का चक्कर लगा सकते हैं, दौड़ सकते हैं। अच्छा, इसी तरह खाने और खाना कैसे खाया जाए और ब्रश कैसे किया जाए, उसमें लड़के की तस्वीर है। अच्छा, पढ़ना और खाना पकाना, इसमें बच्ची की तस्वीर है। अच्छा, ये हमारी सोसाइटी में भी होता है कि जी आमतौर पर समझा यही जाता है कि औरत का है शोभा खाना पकाना। तो अरीबा का मैं पढ़ रहा था कि उन्होंने कहा कि हो सकता है कि अगले जब रिवाइज हो करिकुलम
तो बच्चा भी खाना पका रहा हो तो इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश तो है। इसमें कोई इस वजह से देखें, इसमें इस वजह से हर्ज नहीं है, बिकॉज हम तो हमेशा बहुत, मुझे लगता है बहुत कुन ज़हनी से सोचते हैं। खाना पकाना इज अ सर्वाइवल स्किल। अगर हम अपने बेटों को वो सर्वाइवल स्किल नहीं देते तो हम बेसिकली उनके साथ दुश्मनी करते हैं कि वो एक राइट। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट breaking gender stereotypes, but it also in a way empowering little boys and making and giving them a skill that they might at some point in their lives need to survive. So जहाँ पे हम बात कर, जहाँ पे बहुत अच्छी बात है कि हम पायलट्स भी दिखा रहे हैं लड़कियाँ, हम उनको ट्रेडिशनल रोल्स के अलावा डिपिक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे फिर हमें थोड़ा सा दूसरी तरफ भी देखना है ताकि जो हमारे लड़के हैं वो भी नॉर्मलाइज कर सकें, वो भी इंटरनलाइज कर सकें कि खाना पकाना सिर्फ घर में जो ख़वातीन हैं उनका काम नहीं है, वो भी पका सकते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और ये वो मैसेजेस हैं जो हम छोटी सी उम्र से बच्चों को देंगे तो बाय द टाइम वो अपने टीनेज में आते हैं तो वो इंटरनलाइज कर चुके होंगे। तो जो बहस हम हर वक्त आजकल कर रहे होते हैं वो बहस इंशाल्लाह 20 साल के बाद ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी वो बहस करने की। कोई नई बहस ढूंढ लेंगे। वैसे एक चीज़ और मैं जानना चाह रहा था जो शायद आपके ब्लॉग में तो नहीं है लेकिन बहुत बात होती है, क्योंकि हमारे माशरे में अब्यूज़ बहुत ज़्यादा है, चाइल्ड अब्यूज़ की अगर बात करें, उस हवाले से भी गुड टच बैड टच के हवाले से बहुत बहस हुई थी कि हमें बिल्कुल शुरू से ही बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि कोई भी अजनबी उनको हाथ ना लगाए। तो इन चीज़ों के ऊपर भी आपको कहीं मिली किसी किताब में? और ट्रांसजेंडर बच्चे भी होते हैं इसी माशरे में, पाकिस्तानी माशरे में, वो भी पढ़ना चाहते हैं तो उनकी नुमाइंदगी शायद काम है ही नहीं, है ही नहीं। हाँ, ट्रांसजेंडर बच्चों की नुमाइंदगी नहीं है। वो चीज़ मैंने पॉइंट आउट की है कि देखें जहाँ हम लॉज तो बहुत दे दनादन बहुत तेज़ी से अच्छे लॉज बना रहे हैं टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द ट्रांसजेंडर पीपल एंड देयर कम्युनिटी, और उन बच्चों को मौके मिलें कि वो स्कूलों में एट पैरिटी विद गर्ल्स एंड बॉयज़ जो हैं उनके एडमिशन्स हों, लेकिन फिर उनकी रिप्रेजेंटेशन अगर टेक्स्ट बुक्स में नहीं होगी तो फिर ज़रा दिल आज़ारी वाली बात है। तो कोई बुरी बात नहीं है कि हम उनको भी रिप्रेजेंटेशन दें, हम पहल करें, नहीं करता कोई और मुल्क ना करे, हम कर लेते हैं। गुड टच बैड टच की बात कर रहे थे। गुड टच बैड टच की वेरी ऑनेस्टली मेरी नज़र से नहीं गुजरा, लेकिन आज मेरी एक और कॉलीग से बात हो रही थी जो अपना रिव्यू कर चुकी हैं और उन्होंने मुझे पॉइंट आउट किया कि गुड टच और बैड टच का चैप्टर है किसी एक किताब में, बट आई हैव नॉट सीन इट माय सेल्फ। मेरा ख्याल है ठीक है, मेरा ख्याल है ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया रीबा। होप टू जॉइन अस अगेन। यहाँ पर एक वक्फा लेते हैं एंड विल बी राइट। वेलकम बैक। और कल ही हमने अपने शो में आपको बताया था कि अफ़गानिस्तान की जो कौमी ख़वातीन की टीम है वो जूनियर यूथ की जो है उनकी अंडर 14, अंडर 16 और अंडर 18 की जो है वो पाकिस्तान क्रॉस करके आई। ना सिर्फ अकेली आई बल्कि अपने ख़ानदान के हमरा भी आई, और उसका महरक यही है कि तालिबान ने अभी तक ये फ़ैसला नहीं किया है कि ख़वातीन के खेलों का क्या करना है। कुछ बातें ये भी हो रही हैं कि अभी तक उन्होंने इजाज़त नहीं दी है। तो ज़ाहिर है ये जो बच्चियां हैं इन्होंने एक्चुअली चले जाना था, मगर काबुल एयरपोर्ट पर जो धमाका हुआ उसके बाद जो फ़्लाइट्स कैंसिलेशन हुई और फिर अमरीकियों ने कहा कि हम तो उन्हें ही निकालेंगे जो अमरीकी हैं, लिहाजा वो जल्दी में ले गए, तो ये पीछे रह गई थी। अच्छा, पीछे रह गई तो ज़ाहिर कंसर्न भी हुआ कि तशवीश भी पाई गई कि अच्छा इन बच्चियों का क्या होगा। तो इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन है फुटबॉल फॉर पीस, एक पाकिस्तानी निजात बरतानवी फुटबॉलर हैं काशिफ सिद्दीकी, वो यूएन के साथ काम करते हैं। फुटबॉल फॉर पीस यूएन की अम्ब्रेला के तहत ये काम करती है। उन्होंने फिर ख़त लिखा पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को और एक ख़त लिखा इमरान खान वज़ीर आज़म साहब के नाम कि जनाब ये बच्चियाँ जो हैं ये यहाँ स्ट्रैंडेड हैं और हमें तशवीश पाई जाती है, तो आप काइंडली इनको ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर वीज़ा इशू करें और पाकिस्तान में पनाह दें। गोइंग फॉरवर्ड ये कहाँ जाती हैं वो आपको बताएंगे। तो पाकिस्तान ने उनको वीज़ा इशू किए। कल तोरखम बॉर्डर पर ये बच्चियाँ आईं और इवेंचुअली फिर उन्हें आज लाहौर लाया गया, जहाँ पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने उनका वालियाना इस्तकबाल भी किया और
इस बात का भी कहा कि वो इन बच्चियों और उनके ख़ानदान वालों की जब तक वो पाकिस्तान में है, एक महीने 30 दिन का वीज़ा दिया गया है, तो जब तक वो पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन इसकी मेज़बानी करेगी। बहुत अच्छी बात है। सुना है कि ऑस्ट्रेलिया ने ऑफ़र किया है कि ऑस्ट्रेलिया ने पहले जो इनकी एक्चुअल टीम थी उसकी लड़कियाँ वो कुछ इटली चली गई हैं, कुछ ऑस्ट्रेलिया चली गई हैं, कुछ अमेरिका चली गई हैं और वहाँ उनको पनाह दी गई। मगर ये यूथ टीम जो है इसके बारे में है कि फ़िलहाल इन्हें कतर ले जाया जाएगा, शायद जर्मनी या किसी यूरोपियन कंट्री में इवेंचुअली उनको सेटल किया जाएगा। तो ये सारी कहानी है और मेरे ख़्याल में इसको ख़ासा सराहा भी जा रहा है कि पाकिस्तान ने जो है ऐसी बच्चियों को वहाँ से निकाल करके पनाह दी जिनके बारे में तशवीश थी। और भी जो ग्लोबल कैंपेनर्स हैं वो उन ख़वातीन के बारे में जो राइट एक्टिविस्ट हैं या जो कल्चर फिल्म से ताल्लुक़ रखती हैं उनके बारे में भी बात चल रही है कि उनको इवेंचुअली पाकिस्तान लाया जाए और ट्रांजिट के तौर पर और उनको कहीं भिजवाया जाए। आज फवाद चौधरी साहब ने भी इस बारे में ट्वीट की और उन्होंने कहा कि हम वेलकम करते हैं जो अफगान विमेन नेशनल टीम है। तो हैट्स ऑफ टू पीएम। हाँ, एंड आई थिंक इनका कोई क्लिप भी है आपके पास? जी, सॉरी मैंने कहा मैं वेट ही कर रहा था, मैंने कहा गया। वो जब आई तो उनसे पूछा गया कि आप आई हैं, तो उनके तासुरात सुन लीजिए। मेरा नाम स्वीता है और हम अफ़गानिस्तान से जब आए थे तो पाकिस्तान वाले फुटबॉल फेडरेशन इन लोगों ने हमसे बहुत अच्छा बर्ताव किया और हम यहाँ तक आए। हम बहुत खुश हैं पाकिस्तान भाइयों से कि हमारे लिए सब कुछ यहाँ पर इंतज़ाम किया, हमारे रहने के, हमारे सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आने के बाद। मेरा नाम रोया मलिकियार है और मैं अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान पर आया हूँ और मैं फीफा से फुटबॉल ऑफ फेडरेशन द फुटबॉल ऑफ पाकिस्तान से मैं बहुत शुक्रिया बोलना चाहती हूँ, इसलिए कि वो लोग बहुत इंतज़ाम किया है हमारे यहाँ आने पर और बहुत ज़्यादा मदद की है और इसलिए मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ। अच्छा, अब देखिए, अब एक अफसोस ज़ाहिर है इस बात का है कि अपना मुल्क छोड़ के आपको जाना पड़ा है कि जो किसी को किसी पर ये किसी को नहीं, बिल्कुल नहीं। दूसरी चीज़ है कि देखें, ठीक है, अभी हमने इनको यहाँ पर किया, फिर अब ये किसी थर्ड कंट्री जाएंगे, यूरोपियन कंट्री जाएंगे, वहाँ पर भी फ्यूचर अनसर्टेन ही रहेगा। क्योंकि अभी मैं पढ़ा था, एक बहुत तफसीली मजमून थी, मुझे याद नहीं कहाँ आई थी, उन अफगान पनाह गज़ीनों के बारे में जो यूरोप और बिलखसूस यूनान में सेटल हुए हैं। और एक बंदे का मुझे वहाँ से एक बयान था, मुझे जहन से नहीं निकल रहा, उसने कहा कि जब तक आपकी ज़िंदगी ख़तरे में नहीं है ना, आप यूरोप ना आए। क्योंकि वो कह रहे हैं कि मतलब उसको साल 1.5 साल हो गया, अभी हाल के नहीं है, वो कह रहे हैं कि मतलब साल 1.5 साल से मैं यहाँ पे बेरोज़गार हूँ, ज़बान हमें यहाँ की आती नहीं है, हमारे मतलब एक कमरे तक महदूद हो। और ये इस बंदे की सोने की दुकान थी कंधार में। तो अगेन देखो, मीडिया की टेंशन रहती है जब तक वो पहुंच जाते हैं, उस वक्त हार भी पहनाए जाते हैं, उसके बाद ऐसे लोगों का क्या होता है। लेकिन अगर हुनरमंद हैं या खिलाड़ी हैं या कुछ कर सकते हैं, उनकी ज़िंदगी निस्बतन थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है तो उसी हिसाब से ज़ाहिर है कि आपके। और फिर ये क्योंकि अभी यूथ फुटबॉल टीम है तो मैं इनके लिए अपॉर्चुनिटी होगी कि वहाँ जा कर के ये अपना जो महारत है खेल की उसको कहीं ना कहीं चैनलाइज कर सकें। आज के लिए जी इतना ही, कल दोबारा हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।